दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 6वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 9 सजीव एवं उनका परिवेश। इस अध्याय में आप जानेंगे सजीव वस्तुएं कौन सी होती हैं, उनका परिवेश कैसा होता है, अर्थात सजीवों का परिवेश भिन्न भिन्न होता है। इसके अलावा आवास और अनुकूलन, अर्थात जो जीवधारी रेगिस्तान में रहते हैं, पर्वतीय या बर्फीले प्रदेशों में रहते हैं और जल में रहते हैं, वे अपना अनुकूलन किस प्रकार से करते हैं। इसके साथ क्या सभी जीवों में वृद्धि और श्वसन की प्रक्रिया, प्रजनन और गति होती है, तो किस प्रकार से होती है, इसके बारे में भी आप इस अध्याय में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 9 सजीव एवं उनका परिवेश। दोस्तों, दो बच्चे हैं, पहेली और बूझो। वो छुट्टियों के दिनों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए थे। ऐसे ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया। यहाँ पर बहुत अधिक ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ और देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे, जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की और ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए और अंत में वे पुरी गए। जगन्नाथपुरी उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक और उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कुछ स्थान बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण और शुष्क थे और कुछ स्थान आर्द्र थे, परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव यानी सजीव वस्तुएं थी। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ पर कोई जीव नहीं पाया जाता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है दोस्तों कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ पर कोई जीव नहीं पाया जाता। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों को ध्यान से देखा। घर के अंदर उसने अलमारी और दरवाज़ों को देखा। उसने सोचा कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, लेकिन उसे जब एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर के बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ पर किसी न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हों। इसके अलावा जो बच्ची है पहेली, उसने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना और सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख पर भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। ज्वालामुखी यानी सर्वाधिक तप्त स्थल होता है। ज्वालामुखी के मुख से गर्म लावा और तप्त मैग्मा निकलता रहता है और उसने पढ़ा कि ज्वालामुखी के मुहाने पर भी सूक्ष्म जीवों की खोज की गई है। तो आइए जानते हैं सजीव और उनका परिवेश किस प्रकार से होता है। दोस्तों, पहेली और बूझो के दिमाग में एक और विचार आया कि जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी और याक थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े और अन्य प्रकार की मछलियाँ थीं जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन स्थानों पर उपस्थित थे और इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से अलग थे। तो कुल मिलाकर जो सजीव हैं वो अपने परिवेश के अनुरूप रह रहे थे और ये देखना ज़रूरी है कि जो जीव हैं उनका परिवेश कैसा है। क्या सभी का परिवेश एक समान था? तो सभी का एक परिवेश जो है वो समान नहीं था, क्योंकि जब आप एक क्रियाकलाप के माध्यम से ये समझें कि आप एक वन या जंगल में आप जाएं, वहाँ पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु और वस्तुओं के बारे में सोचिए और उनको एक जगह नोट करिए, तो आप पाएंगे कि दूसरे क्षेत्र में पाए जाने वाली वस्तु और जो जंतु हैं उनके नाम जो हैं अलग अलग हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि विभिन्न परिवेशों में रहने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु भी अलग अलग होते हैं। अब आइए देखते हैं परिवेश यानी आवास और अनुकूलन किस प्रकार से होता है। जब आपने एक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवधारियों, जंतुओं और पशु पक्षियों के साथ साथ पौधों की प्रजातियों का आपने एक जगह नोट कर लिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अनेक प्रकार के सजीव मिले, मरुस्थल वाले कालम में, समुद्र वाले कालम में, और आप ये पाएंगे कि हर जगह
अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं और वो अपने अपने परिवेश के हिसाब से अनुकूलन कर लेते हैं। दोस्तों, आप अगर जो मरुस्थलीय क्षेत्र और समुद्री क्षेत्रों को देखें तो दोनों प्रकार के क्षेत्रों में कौन सा परिवेश मिला। समुद्र में क्या है, तो समुद्र में जंतु और पौधे लवणीय जल या खारे जल, जहाँ के पानी में जो है नमक की मात्रा यानी लवण की मात्रा होती है वो लवणीय जल होता है। वो हमारे जो यूज में जो हम लोग मीठा जल प्रयोग करते हैं उससे अलग होता है। तो इन क्षेत्रों का जो परिवेश है, जो समुद्र में जंतु हैं और पौधे लवणीय जल और खारे पानी में रहते हैं और श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मरुस्थल के बारे में जब आप सोचेंगे तो मरुस्थल में जल जो है बहुत कम मात्रा में होता है। मरुस्थल में दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडी होती है और मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे जो हैं वो और जंतु जो हैं भूमि पर रहते हैं और श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। तो समुद्री परिवेश और मरुस्थलीय परिवेश के बारे में आपने जानकारी कर ली। समुद्र और मरुस्थल भिन्न भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु भी देखते हैं और अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। और इन परिवेशों में अलग अलग प्रकार के जंतु क्यों होते हैं और वो कैसे रहते हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है। तो दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल और समुद्र से दो जंतुओं का आप परीक्षण करिए, ऊंट और मछली। ऊंट रेगिस्तान में रहता है और मछली जो है वो जलीय संरचना या जलीय परिवेश में रहती है। तो उसके बारे में आइए जानते हैं। ऊंट जो होता है दोस्तों रेगिस्तान में रहता है और ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। जैसे ऊंट के पैर लंबे होते हैं, उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। पहला जो अनुकूलन का मुद्दा है यहाँ पर कि ऊंट के पैर लंबे होते हैं, उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर होता है, उसमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है और मल शुष्क रूप में होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता है क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए वे जल के बिना भी काफ़ी दिनों तक जीवित रह सकते हैं। तो देखिए ऊंट के परिवेश और उसकी परिस्थितियां किस प्रकार से उसको अनुकूलन प्रदान करती हैं। और मछलियों के बारे में जब आप जानेंगे तो मछलियां जो होती हैं भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं मछलियों की, लेकिन इन सभी मछलियों की एक विशेषता होती है कि इनका शरीर जो है वो धारा रेखी होता है। और धारा रेखी का मतलब ये कि ये आगे से पतली और पीछे से पतली होती हैं, बीच में इनका भाग थोड़ा चौड़ा होता है। लेकिन तैरने के लिए इनका शरीर विशेष बनावट वाला होता है जो जल में तैरने के लिए इनको अनुकूल बनाता है। और उनकी यह आकृति जल के अंदर विचरण करने और तैरने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्क से ढका होता है और ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें जल में सुगम गति से तैरने में भी सहायक होते हैं। इसके अलावा मछली के पंख और पूंछ चपटी होती है जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल या क्लोम भी होते हैं जो उसे जल में सांस लेने में सहायता करते हैं। तो मछली जल में कैसे सांस लेती है, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की सहायता से सांस लेती है और मछली की संरचना उसे जल में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। जैसे ऊंट की संरचना उसे मरुस्थल में रहने के अनुकूल बनाती है, उसी प्रकार से मछलियों की जो संरचना है उसे जल में रहने के अनुकूल बनाती है। तो सजीव इसी प्रकार से भिन्न भिन्न परिवेशों में अपना अनुकूलन करते हैं। दोस्तों, सजीवों की सभी किस्मों में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने के योग्य बनाती है और जिन विशिष्ट संरचनाओं और स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए अनुकूलन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जो सजीव जीव जंतु और पौधे होते हैं विभिन्न परिवेशों में रहने के लिए प्रकृति उनके शरीर को उसी हिसाब से बनाती है ताकि वो उस परिवेश में रह सकें और अपना जो है उन परिवेश में रहने के लिए वो योग्य हो सके, इसी को अनुकूलन कहा जाता है। और विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग रूप में अनुकूलित हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं आवास किसे कहते हैं। तो किसी सजीव का वो परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास या हैबिटेट कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल और अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान अर्थात एक घर, और विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रहते हैं। आवास कई प्रकार के होते हैं
जैसे जल पर पाए जाने वाले जो पौधे हैं और जंतु हैं, इनके आवास को स्थलीय आवास कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा जलीय आवास भी होता है। जलीय आवास में जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र जहाँ पर पौधे और जंतु जल में रहते हैं वो जलीय आवास कहलाता है। दुनिया के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय प्रदेश और पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सी विभिन्नताएं हैं और ये सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य हैं। इसके अलावा जैव घटक किसे कहा जाता है? तो किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु उसके जैव घटक कहलाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल और अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक कहलाते हैं। सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा और परिवेश के अजैव घटक हैं। तो सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा परिवेश के अजैव घटक हैं और ये बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी जीव के जीवन के लिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। बीजों का अंकुरण कैसे होता है और वो पौधे कैसे बनते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो इसके लिए आपको एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा। इसमें मूंग के बीज से आप जब मूंग के बीज को भिगोते हैं तो उससे अंकुर निकलता है, वे अंकुरित हो जाते हैं और ये बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ होता है। तो इसी प्रकार से आपको ये दर्शाया गया है कि मूंग के कुछ बीज को लेके उन्हें पानी में भिगोना है और फिर उनको अलग अलग आवास में रखना है। जैसे एक जगह एक जो मूंग का एक कटोरी है उसको फ्रिज में आपको रख देना है, एक अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती है, एक ठंडे वातावरण में रख दीजिए और एक खुली हवा में रख दीजिए। तो आप पाएंगे कि जो सजीव ठंडे मतलब भिन्न भिन्न परिवेशों में उनकी जो गति है, उनका विकास है, वो अलग अलग होता है। आप लेकिन इसके बाद आप ये समझिए कि अनुकूलन जो है वो बहुत कम समय में नहीं होता है, यानी अनुकूलन के लिए बहुत अल्पकाल नहीं दीर्घकाल चाहिए। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आता है और वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं वे मर जाते हैं। यानी जो इन परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं वो जिंदा रहते हैं, जबकि जो इन परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं वो इन परिवेशों में नहीं रह पाते हैं। दोस्तों, कुछ आवास, इनके अजैव घटक और उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों के अनुकूलन का आइए अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ स्थलीय आवासों के बारे में जानेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं मरुस्थल। तो ये मरुस्थल जो हैं इनका अध्ययन हम आवास के आधार पर करेंगे। तो दोस्तों, मरुस्थल के अजैव घटक और ऊंट के अनुकूलन के विषय में आपने चर्चा कर लिया है और मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतु और पौधों के में क्या होता है, उनमें कैसे अनुकूलन होता है। तो यहाँ पे देखिए एक चित्र बना है बिल में स्थलीय जंतु। आप जानते हैं कि दिन में जो तापमान होता है मरुस्थल का वो बहुत अधिक गर्म होता है। तो मरुस्थल में रहने वाले जो चूहे, सांप और ऊंट हैं, ये इनके जो पैर होते हैं चूहे, सांप या रेंगने वाले जंतुओं के ऊंट की तरह लंबे नहीं होते हैं। दिन की तेज गर्मी या दिन में यहाँ पर तापमान बहुत होता है, उस गर्मी से बचने के लिए ये भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहने लगते हैं। रात के समय जब तापमान में कमी आती है तब ये जंतु बाहर निकलते हैं। इस प्रकार से ये अपना अनुकूलन करते हैं। इसके अलावा मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधे आप देख सकते हैं, ये नागफनी के पौधे हैं और इसमें पत्तों की कम मात्रा है। तो ये भी अनुकूलन का एक तरीका है। चूँकि इन पौधों को पानी की बहुत कम मात्रा उपलब्ध होती है, इसलिए इनके पत्ते जो होते हैं वो कांटों में या मोटे गुद्देदार फरों में बदल जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन बहुत कम मात्रा में हो सके। तो दोस्तों, मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन तो होता है लेकिन वो जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां नहीं होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, या पौधों की ये जो पत्तियां हैं वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इन पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से जो जल का ह्रास होता है उसमें कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वो वास्तव में इसका तना होता है,
पत्ती नहीं होती है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है। तो एक फैक्ट आपको मिला कि जो नागफनी का आपको हरा वाला भाग दिखता है वो पत्ती नहीं बल्कि तना होता है, और मरुस्थल में जो ये इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं वो पौधों से, पत्तियों से नहीं बल्कि तनों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तना एक मोटी मोम की परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में भी सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल पाने के लिए या जल की तलाश में मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। तो मरुस्थल में आपने पौधों का अध्ययन कर लिया कि वे किस प्रकार से अनुकूलन करते हैं। अब देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में अनुकूलन कैसे होता है। तो पर्वतीय क्षेत्र बहुत अधिक ठंडे होते हैं, इनमें तेज हवा चलती है और कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में बर्फ भी गिरती है। पर्वतीय क्षेत्र में जो पौधे होते हैं और जंतु होते हैं इनकी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए ये पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष हैं, ये ऊपर की ओर शंक्वाकार रूप में आ जाते हैं। तो यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ घूमने गए हैं, आपने ऐसे वृक्ष देखे होंगे जो मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों के तुलना में अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए ये हिम तेंदुआ का चित्र है, ये एक याक का चित्र है, और यहाँ पर एक बकरी पर्वतीय आवास के प्रति किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं इसको दर्शाया गया है। देखिए सामान्यतः जो वृक्ष होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में ये शंक्वाकार होते हैं, इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं और कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इनसे वर्षा का जल और जो बर्फ होता है वो सरलता से नीचे की ओर खसक जाता है या सरक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति और आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं और पर्वत पर जीवित रहने के लिए अन्य प्रकार का भी अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में जो जंतु पाए जाते हैं वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। ये अनुकूलन किस प्रकार से होता है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे इनकी त्वचा होती है वो मोटी त्वचा होती है, फर और ठंड से उनका बचाव करती है। शरीर को गर्म रखने के लिए याक का बाल जो है शरीर वो लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होता है और यह बर्फ पर चलते समय उसके परों को ठंड से बचाता है। इसके अलावा पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। और जैसे जैसे आप पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़े जाते हैं परिवेश का ये स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। अब आइए घास स्थलों में किस प्रकार से जीव और विभिन्न प्रकार के पौधे अनुकूलन करते हैं उसके बारे में जानते हैं। जो शेर होता है वो वन अथवा घास स्थल में रहता है और ये एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर और हिरण का चित्र आप देख सकते हैं। दोनों जंतुओं की आंखें और उनके चेहरे पर कैसे स्थित हैं, वे चेहरे के सामने हैं अथवा बगल में हैं। तो देखिए शेर के अगले पैर में जो नख होते हैं, नाखून होते हैं, लंबे होते हैं जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है। उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदान में छिपाए रखता है और इसके अलावा और जो शिकार होता है उसको ये पता नहीं चलता है कि चेहरे के सामने कि उसकी आंखें वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। तो देखिए ये जो शेर है इसका जो आंखें हैं ये सामने की ओर दिखती हैं और हिरन में ये पार्श्व यानी अगल बगल दिखती हैं, इसलिए ये सामने के लिए बहुत ज़्यादा अपना सामने की चीज़ें नहीं देख पाता है, जबकि शेर इसको सामने से देखकर इसका शिकार कर लेता है। एक दूसरा जंतु जो हिरण होता है ये वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपनी शिकारी या शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं उनकी उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बने और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं और इसके सिर के पार्श्व के दोनों ओर इसकी आंखें प्रत्येक दिशा में घूमकर खतरा महसूस कर लेती हैं और हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती हैं। शेर, हिरन और अन्य जंतुओं और पौधों में और भी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उसे इस आवास में जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाती हैं। कुछ जलीय आवास के बारे में आइए देखते हैं। तो समुद्र में जो समुद्र हमारा जलीय आवास है यहाँ के मछली के अनुकूलन के विषय में जानते हैं। तो मछलियाँ यहाँ पे लवणीय जल में रहती हैं क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है
और ये जो दूसरे समुद्री जंतुओं का शरीर धारारेखी होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारारेखी नहीं होता है। ये समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं और अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़कर खाते हैं। जब वे शरीर जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारारेखी बना लेते हैं और जल में सांस लेने के लिए इनमें गिल या क्लोम होते हैं। इसके अलावा डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं और इनके सिर पर नासाद्वार होता है या फिर वात छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा ये सांस लेते हैं। और डॉल्फिन और व्हेल जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए भी रह सकते हैं और वे समय समय पर समुद्री सतह पर जल से बाहर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और सांस द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। दोस्तों, आपने डॉल्फिन की इस प्रक्रिया को टीवी पर देखा होगा। इसके अलावा तालाब और झील में अनुकूलन कैसे होता है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जो तालाब और झील में जीव जंतु और पौधे होते हैं, उनकी जो अनुकूलन का तरीका है, यहाँ पे देखिए कुछ जलीय पौधे जल और सतह पर प्लवन करते हैं। आंशिक रूप से इनका आधा भाग जल में रहता है और ऊपर जो है इनका कुछ भाग ऊपर रहता है। कुछ पौधे की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में चली जाती हैं और स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल और खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण करने का कार्य करती है, लेकिन जलीय पौधों में जड़ आकार में बहुत छोटी होती है और इसका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा होता है। आप कमल के पौधे को देखिए तो उसका तना लंबा होता है, खोखला होता है और हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां और फूल जल के ऊपर तैरते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूरी तरह से डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय और पतले रिबन की तरह होती हैं और ये बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्तियों को कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो देखिए किस प्रकार से अनुकूलन होता है बहते जल में। तो इसके अलावा मेढक तालाब में पाया जाता है। इसका अनुकूलन कैसे होता है, तो ये तालाब और जल दोनों पर रहने वाला उभयचर प्राणी है और इसके पश्चपाद लंबे और मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पश्चपाद में जालयुक्त पाद अंगुलियां होती हैं, जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। दोस्तों, हमने केवल कुछ ही जंतुओं और पौधों की चर्चा की, लेकिन भिन्न आवासों में रहने वाले अनेक प्रकार के जीव और पौधे रहते हैं और जब आप इनको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये किस प्रकार से अनुकूलन करते हैं। अब आइए देखते हैं हमारे आसपास के जीव। तो दोस्तों, विभिन्न आवासों के बारे में हमने जानकारी ली, अनेक पौधों और जंतुओं की चर्चा की कि कैसे विभिन्न परिवेश में वे किस प्रकार से अनुकूलन करते हैं। दोस्तों, वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में जब आप सोचते हैं तो वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे छोटे जंतु, सर्प, पक्षी, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक और कई वन में पाए जाने वाले विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण होते हैं। इनमें से कई सजीव भी होते हैं। अपने चारों ओर आप पाए जाने वाले विभिन्न वस्तुओं के बारे में सोचिए और उन्हें निर्जीव और सजीव समूहों में बांटिए। चूँकि ये हमारे लिए बहुत आसान नहीं होगा, जैसे कुछ चीज़ों के बारे में आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि ये निर्जीव है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि सजीव होती हैं। आप ये समझ सकते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर और सिक्का जो है वो जीवित नहीं है और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सजीव होते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, पत्थर ये सब निर्जीव हैं और सभी जीव जो हैं मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट, इसके अलावा पौधे, ये सजीव की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, कैसे पता करें कि कोई वस्तु सजीव है कि नहीं? तो कोई वस्तु सजीव है या नहीं, उसके बारे में जानने के लिए आपको कई सारी चीज़ों पर इनको परखना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि सजीव वस्तुओं में जो लक्षण होते हैं उनका पहला है कि क्या सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और ये सजीव होने का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। जैसे आपको ये लगता होगा कि पौधों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पौधे भी सूर्य के प्रकाश की स्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और जंतु भोजन के लिए पौधों और अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं। भोजन की आवश्यकता सजीवों में
ऊर्जा के लिए, वृद्धि के लिए जरूरी होता है और सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रियाओं के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भोजन के बाद जो दूसरी विशेषता सजीवों की होती है वो ये है कि जीवों में वृद्धि होती है। तो दोस्तों जीव जो होते हैं वो वृद्धि होती है। हम अपने वृद्धि या अपने बढ़ने का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पुराने कपड़े हैं वो छोटे इसलिए हो गए हैं कि हम लंबे या बड़े हो गए हैं। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं और कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं और एक अंडे से एक निकलने वाला चूजा भी बड़ा होकर मुर्गी अथवा मुर्गे में बदल जाता है। देखिए किस प्रकार से एक बच्चा बड़ा होता है। यहाँ पे एक छोटा शिशु है, ये पैदा हुआ, बैठना सीखा, चलना सीखा, खड़ा हुआ, उसके बाद ये बड़े और वयस्क में हो जाता है। तो वृद्धि दूसरा कारण है कि आप किसी को पहचान सकते हैं कि ये सजीव है। इसके अलावा दोस्तों कुछ बहुत छोटे और नवजात चीज़ें होती हैं जिनकी वृद्धि का आकलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ समय के बाद उनको देखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि इनमें वृद्धि हो रही है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है सजीव होने का कि सभी सजीव श्वसन करते हैं। तो दोस्तों हम श्वसन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर ले जाते हैं और सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकलती है। सांस लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा होता है और श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता और बिल्ली, कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्यों की तरह होती है और इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में आप देखेंगे और उसके पेट को देखेंगे तो ये धीमी गति से सांस लेने की क्रिया को दर्शाता है। तो दोस्तों भोजन जैसे सभी जीवों के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार श्वसन भी सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा पहुंचाता है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका अलग अलग होता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। जैसे केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, मछली गिल द्वारा पानी में घुलित ऑक्सीजन से सांस लेती है। तो ये कुल मिलाकर श्वसन का भिन्न भिन्न तरीका हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती हैं। तो देखिए पत्तियां जो हैं वो भी ऑक्सीजन की मात्रा प्रयोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा छोड़ती हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की जाती है, वह जो भोजन के बनाने के बाद उनके द्वारा छोड़ा गया ऑक्सीजन होता है वो बहुत अधिक होता है। इसके अलावा एक प्रश्न ये उठता है कि क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? तो एकदम पक्का है, ये निश्चित है कि सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे आप नंगे पैर, आपका पैर किसी कांटे या नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप कैसे अनुक्रिया करते हैं? जब आप अंधेरे से तेज़ धूप में आते हैं तब भी अनुक्रिया करते हैं। आपकी आंखों की पुतलियाँ सिकुड़ने लगती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। तो जो भी ये परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया, इसको उद्दीपन कहा जाता है। दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। जैसे खाना देते समय कोई जंतु या पशु का व्यवहार बदल जाता है। भोजन देखते अचानक चैतन्य नहीं होते, आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह उड़ जाती है। तो उसी प्रकार जो जीव जंतु और पौधे हैं वो सभी जो हैं वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इसके अलावा देखिए सजीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया भी होती है। जो सजीव होते हैं वो भोजन करते हैं और इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं होता है। आहार का केवल कुछ ही भाग शरीर के द्वारा उपयोग किया जाता है और भोजन के बचे हुए शेष भाग का उत्सर्जन सजीव करते हैं। तो दोस्तों विभिन्न प्रकार की जैव प्रक्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर में कुछ बेकार या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये उत्पन्न करते हैं और सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन जो होता है उसको ही उत्सर्जन कहा जाता है। पौधे
उत्सर्जन करते हैं? तो दोस्तों पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग होता है। पौधे में हानिकारक और विषैले पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ यानी पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित कर लिए जाते हैं, जिससे पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। और कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में हो जाता है। तो उत्सर्जन भी सजीवों का एक लक्षण है। भोजन, श्वसन, उत्सर्जन ये सजीवों का लक्षण है। इसके अलावा एक प्रमुख लक्षण है, सजीवों प्रजनन करते हैं। दोस्तों कबूतर या पक्षी नीम के पेड़ पे घोंसले देते हैं, अंडे देते हैं, उनमें से कुछ अंडे निकलते हैं और छोटे बच्चे भी बाहर होते हैं। तो पौधों या जीव जंतुओं में सभी में प्रजनन की क्रिया होती है, क्योंकि जंतु प्रजनन के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जबकि भिन्न भिन्न जंतुओं में प्रजनन का तरीका अलग होता है। जैसे कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं, कुछ जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। इसके अलावा ये देखिए पौधों में प्रजनन उनके बीजों द्वारा होता है। तो बीज जो है नमी और वायु की उपस्थिति में जब वो मिट्टी में डाले जाते हैं तो फिर अंकुरित होकर एक नए पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा पौधे कलम के द्वारा भी उगाए जाते हैं। दाब पद्धति या फिर उनके छिलकों को काटकर थोड़ा सा ज़मीन में दबा दिया जाता है, उनमें जड़ें निकल जाती हैं और फिर काटकर उनको कलम के रूप में अलग ढंग से उनको अलग रोप दिया जाता है, जिससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो दोस्तों सजीव जो हैं वो जनन प्रक्रिया भी करते हैं। इसके अलावा सभी सजीव गति करते हैं। दोस्तों गति का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इसके अलावा शरीर में कुछ अन्य प्रकार की गतियाँ भी दिखाई देती हैं। तो पौधों के विषय में क्या वे भी गति करते हैं? तो दोस्तों पौधे सामान्य रूप से भूमि में जकड़े रहते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, लेकिन उनमें भी कुछ गति होती है। जैसे कि कुछ जल, खनिज पदार्थ और संश्लेषित खाद्य पदार्थ को पौधे एक भाग से दूसरे भाग में पौधे के ये प्रवाहित होते हैं। और जैसे जो गति है पौधों का खिलना, पुष्पों का खिलना या बंद होना, ये सभी पौधों में गति के लक्षणों को दिखाता है। तो दोस्तों प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं। उन जीवों में कुछ लक्षण एक समान होते हैं जिनकी हम चर्चा किए हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूँकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियाँ हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं जब वे प्रजनन करके अपने समान संतान उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन किए भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। तो प्रजनन जो है बहुत ही आवश्यक होता है सजीवों की आगे बढ़ने या उनके वंशानुगत के लिए। दोस्तों पौधों के अलावा कुछ निर्जीव वस्तुएं भी होती हैं। इनमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। कार, साइकिल, घड़ी और नदी का जल भी गति करता है। आकाश में चंद्रमा भी गति करता है। बादलों का आकार भी बदलता है, लेकिन इन वस्तुओं को सजीव नहीं कहा जा सकता है। सामान्यतः सजीवों में वो सभी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे भोजन बनाना, श्वसन क्रिया करना, उत्सर्जन करना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और इसके अलावा प्रजनन, ये सभी सजीवों में होता है। सजीवों में जो लक्षणों की चर्चा हमने की वो कभी कभी एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों कुछ आप पौधे का प्रजनन करके आप मिट्टी में बो कर देख सकते हैं कि उनमें किस प्रकार से जो है वृद्धि और विकास होता है। तो आखिर में आइए जानते हैं कि जो लक्षण हैं, ये जो लक्षण हैं इन लक्षणों के आधार पर सजीव को आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये जीवित हैं। तो एक प्रश्न और उठता है कि फिर जीवन क्या है? तो गेहूं की बोरी में जब आप अपना हाथ डालते हैं तो आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है। गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन से उत्पन्न होती है। बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव उपक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न जो है कि जीवन क्या है, इसका उत्तर देना सरल नहीं था, लेकिन अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही यह मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। अब इस अध्याय के अध्ययन का जो सारांश है वो इस प्रकार से है कि किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु और अन्य जीव रहते हैं उसका आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं।
पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण और स्वभाव उन्हें एक आवास में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। आवास अनेक प्रकार के हो सकते हैं। इन्हें स्थलीय आवास और जलीय आवास में वर्गीकृत किया जा सकता है और विभिन्न आवासों में जीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं और इसके अलावा देखिए चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश और ताप हमारे परिवेश के अजैव घटक हैं। ये जीवन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं और सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं। इन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। वे श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि और गति करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा छठी कक्षा की एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 9 सजीव और उनका परिवेश। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।